दिल्ली में सज गया है G20 लीडर समिट का मंच। हम लगातार आपको G20 मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं। आज कहानी दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह और साउथ ईस्ट के टूरिज्म डेस्टिनेशन में सबसे खास इंडोनेशिया की। कहानी बताएं उससे पहले आप ये नक्शा देखिए। इंडोनेशिया एक बड़ा द्वीप समूह है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच इंडोनेशिया की जमीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि इसकी समुद्री सीमा सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मिलती है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। आबादी 27 करोड़ से कुछ ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी यानी कि करीब 85% मुस्लिमों की है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहीं से मुल्क की सरकार चलती है। नई दिल्ली से जकार्ता की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर है। घड़ी पर इंडोनेशिया भारत से 1 घंटे और 30 मिनट आगे है, यानी कि जब भारत में सुबह के 8 बजते हैं तब इंडोनेशिया में सुबह के 9:30 का समय होता है। 1512 की बात है तब पुर्तगाली इंडोनेशिया के द्वीपों पर पहली बार पहुंचे थे। ये वहां गए थे जायफल, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों के लिए। इसके बाद 17वीं सदी की शुरुआत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया पहुंची। उस समय इंडोनेशिया अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तब जावा और कुछ दूसरे द्वीपों पर डच कंपनी का प्रभाव था। 1799 में वीओसी दिवालिया हो गई। इसके बाद डच सरकार ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कुछ समय बाद ब्रिटिश भी वहां पर आए, मगर वे लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। जिन इलाकों पर उनका कब्जा था उन्हें 1816 में डच सरकार के हवाले कर दिया। डचों ने अलग अलग बिखरे द्वीपों को जीतकर एक साथ मिलाया। इंडोनेशिया पर डचों का शासन चला 1942 तक। 1942 में यहाँ के अधिकांश इलाकों पर जापान ने कब्जा कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों के तगड़े और लंबे विरोध के बाद अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और उसकी सेना इंडोनेशिया छोड़कर चली गई। इसके 2 दिन बाद ही स्थानीय राष्ट्रवादी नेता सुकर्णो ने देश की आजादी की घोषणा कर दी। सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि कुछ इलाकों में बचे डच इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इंडोनेशिया की आजादी स्वीकार करने में 4 साल लग गए। 1949 में डच सरकार ने इंडोनेशिया से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट लिया। 1945 में संविधान अपनाने के बाद से इंडोनेशिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन संविधान 6 धर्मों को मान्यता देता है: इस्लाम, प्रोटेस्टेंटवाद, कैथोलिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद। इंडोनेशिया की सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती और यहाँ के कानून के लिए सभी धर्म समान हैं। इंडोनेशिया एक डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, लेकिन यहाँ कानून और भ्रष्टाचार को लेकर कुछ चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है इंडोनेशियाई रुपया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक इंडोनेशिया की जीडीपी $1.39 ट्रिलियन है। भारतीय रुपए में लगभग 115 लाख करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख रुपए है, भारत से लगभग 2 गुना। लेन देन की बात कर लेते हैं। साल 2021 में भारत ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। और क्या निर्यात किया गया? खनिज तेल, कार्बनिक रसायन, दवाइयां, तेल, चीनी, वाहन, जहाज, नावें, मांस, अनाज, फल, बिजली के उपकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर, लोहा, स्टील आदि। इसी अवधि में इंडोनेशिया ने 1,20,000 करोड़ रुपए का सामान भारत को बेचा। क्या क्या बेचा? खनिज तेल, जानवर, लोहा, स्टील, कई रासायनिक पदार्थ, रबड़, कीमती धातुओं के यौगिक, टिन, लकड़ी, कोकोआ, बिजली के उपकरण, खाद, प्लास्टिक, कॉफी, चाय, वाहन आदि। भारत इंडोनेशिया का 12वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आसियान देशों में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 1951 से भारत और इंडोनेशिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन है। G20 के अलावा दोनों देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के भी सदस्य हैं। साल 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआती 5 संस्थापक नेताओं में प्रधानमंत्री नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल थे। साल 1991 में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। इसका उद्देश्य इंडोनेशिया सहित साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ रिश्ते बेहतर करना था। साल 2002 में भारत और इंडोनेशिया ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए। इसका उद्देश्य आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना था। साल 2018 में भारत और इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर सहमति बनी। जनवरी 2011 में इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट युदोयोनो भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उनके इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इसके बाद साल 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंडोनेशिया के दौरे पर गए। फिर नवंबर 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी 25वें आसियान समिट में इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट जोको विडोडो से मिले। भारत और इंडोनेशिया एक साथ कई युद्ध अभ्यास भी कर चुके हैं। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। राष्ट्रपति इंडोनेशिया और उसकी सरकार का प्रमुख होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं। 1945 में आजादी की घोषणा के बाद संविधान अपनाया गया। उसमें अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है। MPR यानी कि मजेलिस परमुस्यावर्तन राkyat इंडोनेशिया में सर्वोच्च विधायी निकाय है, उसी तरह जैसे अपने यहाँ पर संसद है। इसके 2 सदन है, DPR दीवान पेरवाकिलन राक्यत जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और DPD यानी कि दीवान पेरवाकिलन डेरहा जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल है। DPR में 575 सदस्य होते हैं जो 5 साल के कार्यकाल के लिए वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं, जबकि DPD में 136 सदस्य होते हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह MPR के प्रति उत्तरदायी है। कैबिनेट बनती है मंत्रियों और दूसरे अधिकारियों से। न्यायपालिका सरकार की कार्यकारी और विधायी संस्थाओं से स्वतंत्र है। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। इंडोनेशिया की सरकार की कमान जोको विडोडो के हाथ में है। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। मई 2019 में जोको दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। 2019 में ये पहली बार था जब इंडोनेशिया में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति MPR के लिए एक साथ इलेक्शन हुए। इसे दुनिया के इतिहास के सबसे जटिल वनडे बैलेट इलेक्शंस में से एक कहा गया। इसमें इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल की तरफ से उम्मीदवार रहे जोको विडोडो ने गेरिंद्र पार्टी के उम्मीदवार रिटायर्ड जनरल प्राबोवो सुबियांतो को हराया और 5 साल के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले भी साल 2014 के चुनाव में उन्होंने प्राबोवो को हराया था। अब जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। जोको विडोडो की पैदाइश जून 1961 में इंडोनेशिया के जावा की है। वे देश के 7वें राष्ट्रपति हैं। विडोडो के पिता लकड़ी का सामान बेचते थे और परिवार सोलो नदी के किनारे बनी अवैध झोपड़ियों में रहा करता था। विडोडो इंडोनेशिया में जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लोगों के बीच वो जोकोवी के नाम से बड़े मशहूर हैं। साल 2005 में जोकोवी इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल के सदस्य बने और सुराकार्ता से मेयर बने। उनके मेयर बनने के बाद शहर में अपराध कम हुआ, विदेशी टूरिस्ट की तादाद बढ़ी। मेयर के पद पर रहने के दौरान उन्होंने सैलरी नहीं ली थी। साल 2010 में जोकोवी दोबारा से मेयर बनी। उन्हें इंटरनेशनल सिटी मेयर्स एसोसिएशन की तरफ से 30वें सबसे अच्छे मेयर की रैंक दी गई। 2012 में जकार्ता का गवर्नर रहने के दौरान मीडिया में उनकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से की गई, क्योंकि वे कुछ बराक ओबामा की तरह दिखते हैं। साथ ही उनकी राजनीति भी गैर पारंपरिक रही है, ओबामा की ही तरह। 2014 में इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। जुलाई में चुनाव हुआ। 53% से ज्यादा वोट जोकोवी को मिले और उन्होंने प्राबोवो को हराया। 20 अक्टूबर 2014 को विडोडो पहली बार देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद विडोडो ने करप्शन को रोकना अपनी पहली प्राथमिकता बताया था। उन्होंने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कोशिशें की। इंडोनेशिया के लिए एक 9 पॉइंट्स का प्लान बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को बेहतर करना, भूमि सुधार लाना और देश के लोगों के लिए सस्ते घर उपलब्ध करवाना था। इंडोनेशिया से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताते हैं। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूहों में से एक है। इसमें 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं। भाषा इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है, लेकिन भारत की ही तरह यहाँ 700 से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाएं हैं। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से कुछ इंडोनेशिया में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल और सबसे बड़ी छिपकली इंडोनेशिया में ही पाई जाती हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। G20 की हमारी कवरेज लगातार चलती रहेगी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।